आपने मांगा था ना कि सर WC का आप करवा दीजिए, जो कि हमारा रियल पेपर का यहाँ पे सोल्यूशन है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। 70 में 70 अगर आपका टारगेट है तो बिल्कुल मैं आपको पूरा करवाऊंगा, क्योंकि आपका SKM स्टडी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बेहतरीन करवाएगा। वो भी आपका, देखिए मैं आपको 4 प्रकार के पेपर दूंगा। पहला रियल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर, तीसरा गेस पेपर और चौथा वायरल इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ये मैं आपको 4 प्रकार से प्रोवाइड करूंगा और सभी के सभी साथ साथ सेट आएंगी। मतलब हर एक सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा वो आपका 4 सेटों में मतलब साथ साथ सेट करके विभाजित रहेगा। मतलब वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर एक चीज़ मिलेगा। तो ये WC पेपर कोड आपने देखा होगा। आज हम लोग पूरा इसमें क्या करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी का हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहला का प्रश्न है, शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। जो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है यह प्रायः क्या होता है, यह अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है। देखिए अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक का मतलब होता है कि जो कि चालक और अचालक दोनों के गुण धर्म रखते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। हिमांक अवनमन समानुपाती होता है। जो हिमांक अवनमन होता है समानुपाती होता है। किसके होता है? विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। विलयन की मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर इसके बीच संबंध देखेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है। तो हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता की क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेल की अभिक्रिया दिया है और इस अभिक्रिया के लिए जो इसका EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, वो होगा -1.10 वोल्ट हो जाएगा। कितना होगा? -1.10 वोल्ट यहाँ पे इसका मान निकल कर आएगा। उसके बाद यहाँ पे है शून्य कोट की अभिक्रिया की वेग नियतांक की इकाई है। जो शून्य कोट की अभिक्रिया होती है इसके लिए वेग नियतांक की इकाई कितनी होती है? तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होती है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक इकाई का मान कितना होता है? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है। तैयार कर लीजिए। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है यहाँ पे, PCl3 जल से अभिक्रिया करके बनाता है। जब PCl3 जो है जल से अभिक्रिया करता है तो सदैव क्या बनाता है? तो H3PO3 बनाता है। क्या बनाता है? H3PO3 का यह निर्माण करता है। कौन करता है? PCl3 जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H3PO3 का निर्माण करेगा। जब वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? इसमें से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा क्या होता है? जल अपघटित होती है। वसा से अम्ल क्या होता है? हमेशा और हमेशा वसा से जो अम्ल होता है, वसा से क्या? अम्ल। यह पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का क है। दूसरे का क्या बोल रहा है? देखिए 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है, जिसका MP कितना दिया है? 80.1 डिग्री सेल्सियस है और हिमांक में अवनमन 0.680 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए और नेफ्थलीन का KF मूल्य कितना दिया है? 6.8 किलो प्रति मीटर यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब इस पर मत जाइए कि प्रश्न दूसरा का ख लिखा है, क्योंकि मैं सॉल्व करवा रहा था, थोड़ा सा हो गया है, बट मैं आपको इसका पूरा सॉल्व दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 विलियन में सल्फर की मात्रा देखिए कितना दिया है? 25.6 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे W2 बराबर 25.6 ग्राम लिख देंगे। तथा नेफ्थलीन की मात्रा कितना दिया है? W1 1000 ग्राम दिया है। और नेफ्थलीन का KF क्या दिया है? नेफ्थलीन का KF कितना दिया है? 6.8 के मोल दिया हुआ है, यहाँ पे किलो प्रति मोल दिया हुआ है। और हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान कितना दिया है? यहाँ देखिए डेल्टा TF का हिमांक में अवनमन डेल्टा TF का मान कितना दिया है? वो दिया है 0.680 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका KF क्या है? तो ये है नेफ्थलीन का मूल्य है। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है? डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1।
अब यहाँ पे KF का मान रखेंगे, W2 का मान रखेंगे 1000 रखेंगे, बटे M2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए इसको रख देंगे और WN का मान रख देंगे आप लोग। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 256 ग्राम प्रति मोल निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 256 ग्राम प्रति मोल निकल कर आएगा और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि M2 का मान वहां पे निकालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है साम्य स्थिरांक की गणना नेट समीकरण की सहायता से कीजिए। यानी कि जो साम्य स्थिरांक होता है इसका गणना आपको नेट समीकरण की हेल्प से करना है। अब यहाँ पे नेट समीकरण का मतलब होता है नष्ट समीकरण। क्या होता है, नष्ट समीकरण के द्वारा करना है। तो नष्ट समीकरण से ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT अपान NF, NAF यही होता है ना। इन यहाँ पे इसको आप लोग लिख सकते हैं। और साम्य अवस्था पे बात करेंगे तो ई सेल बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट सेल बराबर क्या 0 और आपका ये निकल के आ जाएगा। और इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, KC के बराबर। और 0 बराबर ई नॉट सेल माइनस PT अपान NF, और इसका किसके बराबर लिख दें, KC के बराबर। तो इन KC यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देख लेना ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 RT अपान NF इन, और यहाँ पे लॉग KC क्या हो जाएगा, लॉग KC। और ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा, सब वैल्यू रखेंगे तो 0.0591 अपानियन लॉग KC, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है सत्यापन करें कि प्रथम कोट की अवक्रिया को 99.9% अवक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। किसका कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। तो प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो प्रथम कोट अवक्रिया के लिए जो समय कितना दिया है, T 99.9 बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपान के लॉग 10 लॉग 100 अपान, ये आपका बेस 10 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T, क्योंकि T हाफ बराबर होता है तो लगा समय कितना दिया है यहाँ पे 99.9%, तो यहाँ पे हो जाएगा T 99.9 बराबर 2.303 बटे के इंटू लॉग 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मतलब 100 बटे 100 माइनस 99.9। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये तो इतना ही रहेगा, 2.303 बटे के इंटू लॉग 100 अपान 0.1 बेस 10, क्योंकि 100 में से 99.9 घटाएंगे तो इतना आपका निकल कर आएगा। तथा T50 क्योंकि यहाँ पे है ना कि लगा समय पूर्ण होने की लगा समय की 10 गुना हो। अब इसका 10 गुना करेंगे यहाँ पे तो इसका जब निकल के आएगा वैल्यू इतना आएगा, 2.303 बटे के लॉग 100 बटे 50 बेस 10। फिर हम इससे इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इसका मान रख दीजिए T 99.9 बटे T 50। जब इसका आप मान रखेंगे तो आ जाएगा लॉग 10 के पावर 3 बेस 10 लॉग 10 के पावर 2 बेस 10, यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, आपका 10 आएगा, क्योंकि लॉग 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। और लॉग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 में भी हो सकेगा। पेपर में आपका log 2 का मान दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप याद कर लीजिए कि log 2 का मान कितना होता है, 0.301 होता है। और T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, T 99.9 बराबर T 10T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। अतः प्रथम कोट की अवक्रिया में 99.9% अवक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु T50 यानी T हाफ का 10 गुना होता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका क्या, यहाँ पे क्या होता है जब आपको क्या देना है, रासायनिक समीकरण देना है। जब क्लोरीन आयोडीन के जल को की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीकृत करता है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा रिएक्शन थोड़ा मैं जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम न लॉस हो और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। जब हम लोग जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराते हैं तो हमारा आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका इक्वेशन, ठीक है। और जब क्लोरीन ठंडे एवं तन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तब क्या होता है, तो यहाँ से सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है और जल मुक्त करता है।
उसके बाद ख वाला प्रश्न यहाँ पे 0.1 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब इसका चलिए आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा इसको, इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ दिया 0.0 मोल लीटर इनवर्स पोटेशियम क्लोराइड विलयन। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1000 ओम दी है। तो मैंने यहाँ देखिए 1000 ओम, R1 बराबर 1000 ओम किस पर? 0.0 मोल लीटर इनवर्स पर। और इस पर कितना आया है? इस पर जो मान दिया है वो 520 ओम दिया है, लिख दिए। तथा K1 का मान कितना दिया है? 1.29 कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है 1.29 सेकेंड प्रति मीटर इनवर्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसको आप S/m भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल स्थिरांक अगर G का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। अब कंडक्टिविटी कितना है? K1 का मान यहाँ पे ये दिया है, रख दिए। और रेजिस्टेंट कितना कर रहा है आपका? ये 100 ओम यहाँ पे मान रख दिए। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। और 0.02 मोल पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता अगर निकालेंगे K2 का मान, तो K2 बराबर क्या होता है? G/R2 होता है। G का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 129 मीटर इनवर्स, और R2 का मान कितना दिया है यहाँ पे? 520 ओम रख देंगे तो आ जाएगा 0.248 सेकेंड मीटर इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। और सांद्रता निकालेंगे C बराबर, तो सांद्रता कितना होता है? तो सांद्रता अगर देखेंगे तो 0.02 मोल प्रति लीटर होता है। यहाँ पे मोल प्रति लीटर होता है, इसको हम लोग किस में? मीटर क्यूब बदलेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू 0.02। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 20 मोल प्रति मीटर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। और मोलर चालकता महो ओम, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा मोलर चालकता? K2/C। K2 का मान कितना निकल के आया यहाँ पे? 0.248 सेकेंड मीटर इनवर्स। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। और C की वैल्यू सांद्रता कितना निकल के आई है? 20 यहाँ पे रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? वो आपका आएगा यहाँ पे, अर्थात मोलर चालकता कितना निकल के आएगा? 124 सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स निकल कर आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा। या फिर ये भी आप दे देंगे आंसर में, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे है आपका, उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को आपको परिभाषित करना है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता क्या होती है। तो सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हम लोग H2 को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2HCl प्राप्त होता है। अभिक्रिया की दर dx/dt बराबर H2 के पावर यहाँ पे 0 और Cl2 कितना यहाँ पे 0 है। तो यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसकी पावर कोई है क्या? कुछ भी नहीं है, देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अभिक्रिया की आणविकता किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं NH4N2 को जब हम लोग यहाँ पे करवाएंगे तो N2 + 2H2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक अणुक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 1 है। और यहाँ पे H2 + I2 कितना मिला? 2HI। तो ये क्या हो जाएगा? द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके अंदर जुनून है 95% लाने का, तो आप हमारे जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आपको लास्ट 4 ईयर का फुल पेपर सोल्यूशन करवाया जा रहा है। केवल 199 रुपये में आपको पूरा करवाएंगे। अगर आपके अंदर जुनून है तो जाइए जुनून बैच को यार ज्वाइन कीजिए। अभी इससे कम तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित पदों के बीच संबंध बताना है। नॉर्मलता और मोलरता एवं मोल अंश के बीच यहाँ पे आपको संबंध बताना है।
तो सबसे मूलरता, तो मूलरता बराबर क्या हो जाएगा, आप सीधा फार्मूला रखो, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय के मोल और विलायक का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय के मोल और क्या होता है, विलायक का आयतन लीटर में। यहाँ पे W/m/V कर सकते हो। अणुभार क्या होता है, अणुभार बराबर होता है अम्लता या क्षारकता इंटू तुल्यांकी भार, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन इंटू तुल्यांकी भार। अब मूलरता यहाँ पे है ना, तो जो मूलरता है यहाँ पे यहीं पे आप रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो मूलरता बराबर क्या हो जाएगा, W यानी कि विलेय के मोल और इंटू हो जाएंगे, तो यहाँ पे W ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन इंटू तुल्यांकी भार E/V। ठीक है, अब मूलरता बराबर क्या हो जाएगा आपका W/E/V इंटू ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन बराबर, ये क्या होता है आपका नॉर्मलता होता है, और ये क्या होता है आपका ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन इंटू मूलरता। तो यहाँ पे इसका आप लोग जब मान रखेंगे ये इसमें गुणा हो जाएगा ना, नॉर्मलता बराबर, तो मूलरता इंटू ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलता यहाँ पे लिख सकते हैं। और अम्लों के लिए नॉर्मलता क्या होती है, क्षारकता इंटू मूलरता, और क्षारों के लिए नॉर्मलता क्या होती है, अम्लता इंटू मूलरता होती है। अब मोल अंश को कैसे परिभाषित करेंगे, तो मोल अंश बराबर विलेय के मोल अपान विलयन के कुल मोल। विलेय के मोल को हम लोग यन से दिखाते हैं, और विलयन के कुल मोल को किसे दिखाते हैं, यन प्लस कैप्टन यन से दिखाते हैं। ठीक है ना। और विलेय के मोल मतलब W/M, तो W1/M1, और विलेय के मोल कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका और इसका W1/M1, और इसका हो जाएगा W2/M2। अब इसको आप क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा मूलरता बराबर XB इंटू 1000/M1 माइनस XB, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, चौथा का पहला, निम्नलिखित दो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, Cr3+ और Ce4+। इसका आप दोनों का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो यानी कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के संरचना सूत्र आपको लिखना है। तो ये आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 अथवा 3d3 और 4s0। ठीक ना, आर्गन के साथ ये कर सकते हैं। और इसका डाइक्रोमेट आयन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, और यहाँ पे 5s2 और 5p6, अथवा आप XC के साथ यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि XC का यहाँ से यहाँ तक आपका सेम ही होता है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। और क्रोमेट का यहाँ पे आप आयन का संरचना यहाँ पे बना सकते हो। ये आपका क्या है, क्रोमेट आयन का क्या है, संरचना है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन के संरचना का सूत्र बनाइए। तो ये आपका क्रोमेट आयन का संरचना सूत्र हो गया, और डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र आगे दिखाते हैं आपको हम। ये आपका डाइक्रोमेट का संरचना सूत्र हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ख का पहला कि एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपैथिलिक अम्ल से डेक्रॉन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, आपको समझाना है। अब देखिए आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा संरचना सूत्र भी समझा दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो ना समझ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। टेरिलीन या डेक्रॉन पहला वाला, यह एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेप्थिलिक अम्ल का बहुलक है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थिलिक अम्ल के मिश्रण को जिंक एसीटेट तथा एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड यानी कि Sb2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 420 से 460 केल्विन ताप पर गर्म करने से डेक्रॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, डेक्रॉन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपका डेक्रॉन प्राप्त होता है। यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थैलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डेक्रॉन प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जल मुक्त होता है। यहाँ पे बैकेलाइट, फिर क्या यहाँ पे दूसरा वाला, बैकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बैकेलाइट का संश्लेषण का रासायनिक समीकरण यहाँ पे है, बैकेलाइट एक संघनन बहुलक है जो फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन बहुलीकरण से क्रिया करता है
और इसका यहाँ पे बेकिलाइट का निर्माण का यहाँ पे आप लोग फार्मूला दे सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपका रासायनिक सूत्र है, कुछ यहाँ पे पीछे है, इसको दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे है एक प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह वाइनिल साइनाइड एकलक के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। एक्रिलोनाइट्राइल के पराक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगज बहुलीकरण से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है और इसका क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग वाला प्रश्न है कि सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, और इसका आपको कारण देना है। चलिए इसका कारण देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता अमाशय को क्षारीय बना देती है तथा अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करती है। सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन अमाशय की दीवार में उपस्थित ग्राही के साथ हिस्टामीन की अंत क्रिया को रोकता है और इसके फलस्वरूप अम्ल की कम मात्रा का स्राव होता है। यही कारण है कि सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन अच्छे अम्लरोधी माने जाते हैं, अर्थात सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, स्राव को अत्यधिक रोकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हीलियम, नियान और आर्गन की क्या लिखिए, उपयोगिता लिखिए। चलिए हीलियम की उपयोगिता और नियान आर्गन की उपयोगिता यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हीलियम का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग गोताखोर द्वारा सांस लेने में किया जाता है। जब जो पनडुब्बी होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ पे करते हैं। हीलियम गुब्बारों, वायुयानों के टायरों आदि को भरने में भी प्रयोग होता है। उसके बाद नियान की उपयोगिता, हम लोग नियान की उपयोगिता क्या करते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ प्रश्न टफ लग रहा है ना तो आप कमेंट कर दीजिए। मान लीजिए अगर कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, आप उससे तैयार कर लेना, ठीक है ना। कोई इशू नहीं, बहुत आपको घबराना नहीं है कि मार हदा मतलब कि एकदम परेशान हो जाना है, सर समझ नहीं आ रहा है। अरे यार कुछ भी नहीं यार, दम है ही नहीं यार, केमिस्ट्री सब उड़ जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन मत लो। इतना मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, सब हो जाएगा यहीं से। नियान का उपयोग कोहरे को भेदने वाले लैंप बनाने में किया जाता है। नियान ट्यूब विज्ञापन चिन्हों के रूप में एवं सजावट कार्यों में प्रयोग करते हैं। और आर्गन का उपयोग क्या क्या है, तो आर्गन विद्युत बल्बों को भरने में प्रयुक्त होता है। आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु कर्मियों प्रक्रमों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है किल्मकित संयोजन यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा पोटेशियम डाई ऑक्सिलेटोक्रोमेट थर्ड, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। और इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो ये आईपीएसी नाम आप तैयार कर लीजिएगा। और इसका ज्यामितीय सूत्र बोला है, इसका आप ज्यामितीय सूत्र लिखिए। यहाँ पे इसका ज्यामितीय आपको सूत्र यहाँ पे दे दिया, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 की पावर माइनस के ज्यामितीय समावयवी का संरचना आपको यहाँ पे देना है। ये Fe है और इसके आपके CN NH3 और CN, 4 CN और NH3, और यहाँ पे ये लिगैंड है ना, मतलब कि इसके केंद्रक हैं, केंद्रक परमाणु हैं CN और NH3, ठीक ना, क्लियर है यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता क्रम लिखिए। इसका आपको क्षारकता का बढ़ता क्रम लिखना है। NH3 CH3 का होल थ्राइस N, CH3 NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH का आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बढ़ता क्रम लिखना है, वो भी कारण सहित बताते हुए। तो इसको आप कर लेंगे या फिर मैं करवा दूं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर आपको इसका नहीं आ रहा है तो मैं करवा दूंगा, अगर आपको आ रहा है तो मैं आपको इसको बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको इसको बता ही देता हूँ। देखिए पहला यहाँ पे क्षारकता का क्रम, एल्कीन समूह R एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। इसके कारण N पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी घनत्व बढ़ता है, जिससे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रबलता बढ़ जाती है और इसके बाद उनकी क्षारकता भी बढ़ जाती है। परंतु अधिक
एल्किल समूह होने पर n द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने में क्या होती है, रिकॉर्ड होती है, अतः क्षारकता का क्रम निम्नवत है। तो यहाँ पे आप क्षारकता का क्रम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए इसका हम लोग रासायनिक समीकरण पूरा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। डाई एजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और फिर क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करती है, ये पूरा पूरा क्या आपका रासायनिक समीकरण है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं? कोई इशू कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, छाप देंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं के मुख्य अक्षयों के सूत्र लिखिए, Al, FeCu और Zn। तो यहाँ पे Al का क्या होता है, बॉक्साइड, Al2O3.HuO इसका, और Fe का मैग्नेटाइट Fe3O4, Cu का कॉपर पायराइड CuFeS2, जिंक का जिंक ब्लैड यानी कि स्फेलेराइड यानी कि ZnS, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको फिर बताना है कि निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं, डाई एजोनियम से, सल्फोनिक अम्ल से और क्यूमीन से कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। अब आगे की तरफ इसका हम लोग पूरा पूरा सॉल्व देखते हैं। देखो सबसे पहले वाले का आप सोल्यूशन कर लीजिए। डाई एजोनियम लवण से फिनॉल इस प्रकार प्राप्त करते हैं, सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल इस प्रकार प्राप्त करते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। जो ना समझाए आप यूट्यूब सर्च पे डाल के देख लेना, क्योंकि आपको हर एक पेपर सॉल्व करना है। जितना भी मैं आपको पेपर दे रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिनॉल क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर आप दीजिए। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल किसी कार्बनिक यौगिकों में या यौगिकों से जब एक OH आयन समूह 1 डिग्री सेल्सियस कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो प्राप्त एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे RCH2OH, देखेंगे जो R है ये क्या होता है, एल्किल समूह होता है, यानी कि HCH2 यहाँ पे देखिए R समूह यहाँ पे सिंगल है ना, यहाँ पे देखिए OH, और CH3CH2OH जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल और ये क्या आपका एथिल एल्कोहल, ये सब क्या है आपके प्राथमिक एल्कोहल के क्या है उदाहरण है। उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल देखिए यहाँ पे किसी कार्बनिक यौगिकों में जब -OH क्रियात्मक समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जब 1 डिग्री से जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक दे दीजिए, 2 डिग्री से जुड़ा है तो द्वितीयक दे दीजिए, और 3 डिग्री से जुड़ा है तो क्या दे देंगे आप लोग, यहाँ पे तृतीय एल्कोहल दे देंगे। यहाँ पे वहाँ पे R1 एक था, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 समूह हैं, और यहाँ पे कितने हैं, देखिए 3 समूह मिलेंगे। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग कर ही लेंगे यार, इतने तो आप लोग समझदार है ही। उसके बाद यहाँ पे आपको ये करना था अथवा में ये, तो मैंने जब ये बता दीजिए तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद का वाला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इटार्ड अपक्रिया, रोजेमुंड अपक्रिया, गाटरमैन-कोच अपक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया। तो एक एक अपक्रिया कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इटार्ड अपक्रिया, टॉलुइन को CCl4 में घोलकर क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है, और यही क्या होता है आपका इटार्ड अपक्रिया होता है। यही क्या होता है आपका इटार्ड अपक्रिया होता है। रोजेमुंडन अपक्रिया क्या होता है, यह एसिड क्लोराइड द्वारा एल्डिहाइड बनाने की प्रमुख विधि है, जिसमें एसिड क्लोराइड का PbBa/BaSO4 की उपस्थिति में उबलती जाइलिन के साथ अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप एक इक्वेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। गटरमैन-कोच अपक्रिया क्या होता है, जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl तथा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, एक समीकरण दे सकते हैं। उसके बाद एल्डोल संघनन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है
तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोड या कीटोन यानी कि बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है, यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। उदाहरण के लिए एसिटल्डिहाइड का संघनन यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद कैनिजारो अभिक्रिया, वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता सांद्र NaOH तथा KOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देते हैं, यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसका भी मैं आपको रासायनिक समीकरण दे देता हूं ताकि आप इसको तैयार कर लें। यहाँ पे देखिए, इसका मैंने यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है। उसके बाद आप ये करिए अथवा ये करिए, आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो ये आप कर ही लेंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अगला वाला है, सातवां वाला होता है। सातवां है, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड से एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं, सूक्ष्म इथरी सोडियम मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर सल्फेट विलयन में फॉस्फिन गैस प्रवाहित करता है। इसका हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला वाला जब एथिल ब्रोमाइड को हम लोग क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एथिलीन प्राप्त होता है। जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड को KOH एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब हम लोग मेथिल क्लोराइड को किसके साथ गर्म कर रहे हैं, जब हम सूक्ष्म इथरी सोडियम मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एथेन प्राप्त होता है। जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में फॉस्फिन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर फास्फाइड प्राप्त होता है। ये इक्वेशन दे दीजिए। जब यहाँ पे सफ़ेद फास्फोरस को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फास्फिन गैस प्राप्त होता है, यानी PH3 प्राप्त होता है। उसके बाद है यहाँ पे जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो ये आपका इक्वेशन है, आप इसको दे दीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न है, क्या यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न वो देख लीजिए। आपको ये देना है, अथवा में करके है ये देना है, तो आप अथवा में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया बने उत्पादों की संरचना का नाम लिखिए। तो ये आप पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो आप जाइए जुनून बैच, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ये सब जो अथवा में है ना, ये पूरा कंप्लीट आपको मिलेंगे। कहाँ पर, जुनून बैच में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जाओ यार, जुनून बैच से जुड़े, वहाँ पे लास्ट 4 ईयर का पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए डिजाइन किया, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और देख सकते हैं अब तो आपको भरोसा भी हो गया होगा कि SK स्टडी आपको पूरा लास्ट 4 ईयर पेपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे, क्योंकि जब मैं आपको इतना पेपर आपको दे रहा हूँ तो सोचिए वहाँ पे आपको कितना मिलेगा। तो जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हजारों बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, अब आपकी बारी है। क्या आपके अंदर जुनून है? आपके माँ बाप साल भर खर्च कर देते हैं यार, मान लीजिए कितना हो गया यार, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दिन अगर चाउमीन चाट नहीं खाएंगे तो आपका इतने में बैच आ जाएगा। कोशिश करिए कि 10 दिन आप कुछ मत खर्चा करो उल्टा सीधा, ना बिस्किट खाने में ना कुरकुरे चिप्स खाने में। आपका जुनून बैच 199 में आ जाएगा और आप आराम से पढ़िए। आपके लिए डिजाइन किया, वैसे तो मेरा उसका 2000 दाम है, लेकिन घटाकर केवल आपको 199 दिया जा रहा है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ यार वहाँ से ज्वाइन करो जुनून बैच को। और यहाँ पे मैंने ये जो आपका रियल पेपर था इसका मैंने पूरा सोल्यूशन करवाया है। आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पूरा PDF आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।